Good morning, students. In today's lecture, we are going to learn about price elasticity of demand. ओके हम इस लेक्चर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हमने ईओडी के बारे में पढ़ा था. ओके ईओडी के तीन टाइप्स थे. एक तो अपना था इनकम, दूसरा था प्राइस, एंड व्हाट वाज द थर्ड? इनकम, प्राइस एंड क्रॉस. ओके यहाँ पे हमने इनकम लिया था, यहाँ पे हमने प्राइस लिया था, यहाँ पे हमने कमोडिटी ली थी, ए बी ऐसे करके. ओके अभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं पीईओडी. पीईओडी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें 5 टाइप्स हैं. ओके पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके देन दूसरा क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ओके देन तीसरा क्या है? यूनिटरी. वेट अ मिनट. ओके वेट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट we are going to learn about price elasticity of demand. इसमें there are 5 types. The first is perfectly elastic demand. Okay second is perfectly inelastic demand. Okay third is unitary elastic demand. Okay fourth is relatively elastic demand and fifth is relatively inelastic demand. ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके ये टोटल देयर आर 5 टाइप्स and it is asked in the board exam for 8 marks and it is mandatory or it is compulsory to write all the 5 types, then only you will be scoring good marks. Okay ये एग्ज़ाम में it is oftenly asked, so it's very important. Okay wait a minute. ओके इसमें याद रखने के लिए क्या चीज़ें हैं? तो इसमें पहले तो आपको याद रखना है इनके ये नाम. ओके पीईडी, पीआईडी, यूईडी, आरईडी, आरआईडी. अब यहाँ पे इलास्टिक है मतलब डिमांड चेंज हुआ है. ओके और जहाँ पे इन इलास्टिक है वहाँ पे डिमांड, यहाँ पे जो परफेक्टली है ना मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हुआ है. परफेक्टली मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कुछ भी नहीं चेंज हुआ. अब ये जो रिलेटिव इसके आगे लग गया है इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं. समझ में आया? इलास्टिक मतलब चेंज होता है, इन इलास्टिक मतलब परफेक्टली में तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, रिलेटिवली में भी जितना होना चाहिए उससे नहीं होगा, रिलेटिवली इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा. ओके तो याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक. चेंज क्या होगा? डिमांड. वो आपको कंसेप्ट समझ के रखना है. तो फर्स्ट आपको ये पॉइंट्स याद रखना है. ओके सेकेंड इसके व्हाट एल्स से डायग्राम. ओके डायग्राम में याद रखने के लिए क्या है? here you have to write y, here you have to write x. okay y and x आपको what else say, you have to remember y and x, you have to remember y and x कि आपका what else say y and x you all should remember because that is important. ओके अब इसके कर्व आपको याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक का कर्व कैसे रहेगा? स्ट्रेट रहेगा. ओके इट विल बी स्ट्रेट. परफेक्टली इलास्टिक का इट विल बी स्ट्रेट. परफेक्टली इलास्टिक का इट विल बी स्ट्रेट एंड देन परफेक्टली इलास्टिक का इट विल बी हॉरिजॉन्टल. ओके हॉरिजॉन्टल रहेगा इस तरीके से कि प्राइस के थोड़ा सा जो चेंज दिखेगा डिमांड ऐसे बढ़ता ही जाएगा, इसलिए बोला है इनफाइनाइट. ओके इसका कैसे रहेगा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेगा. इसका नॉर्मल जो हमारा ग्राफ होता है यूनिटरी, इसका जो है वो फ्लैटर रहेगा क्योंकि प्राइस यहाँ पे 50% से गिरा तो ये आगे बढ़ रहा है, 100% से बढ़ गया. ओके इसका हमारा स्टीपर रहेगा. कैसे रहेगा? स्टीपर. तो इसका रहेगा हाउ विल बी द कर्व? हॉरिजॉन्टल. इसका रहेगा वर्टिकल. इसका रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके इसका रहेगा रेक्टेंगुलर. तो एक कैसे रहेगा? आपका वर्टिकल रहेगा. एक रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल, एक रहेगा आपका वर्टिकल, एक रहेगा आपका रेक्टेंगुलर, एक रहेगा आपका
फ्लैटर, एक रहेगा आपका स्टीपर। कैसे? यहाँ पे डिमांड अनगिनत बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इक्वल है, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों से इक्वल है। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इसलिए बोला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, यहाँ पे रिलेटिवली है मतलब दोनों में, इस दोनों में दोनों चेंजेस है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए इलास्टिक, यहाँ पे कम है इसलिए इनइलास्टिक। तो ये आपका कर्व स्टीपर रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? ईडी यहाँ पे कैसे रहेगा? ईडी इज इनफाइनाइट। यहाँ पे रहेगा ईडी इज इक्वल टू 0 क्योंकि डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे रहेगा ईडी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रहेगा ईडी इज मोर देन 1 और लास्ट वाले में रहेगा ईडी इज लेस देन 1। ओके, व्हेन यू सॉल्व यू विल कम टू नो। सो दिस 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। पहले उनके नेम्स क्या है, दूसरा उनका व्हाट विल से डायग्राम कैसा है, कर्व कैसा है। कर्व याद रहेगा तो सब कुछ याद रह जाएगा, आपको समझ के याद रखना कर्व कैसा और क्यों है। ओके, एंड तीसरा आपको सिम्बॉलिकली आपको इसमें सब कुछ देना है। डायग्राम इज कंपलसरी, देन ओनली यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ओके, 8 मार्क्स पूरा का पूरा आपको 5 पॉइंट भी लिखने हैं, 5 पॉइंट के आपको सिंबल भी देने हैं, डायग्राम भी देने हैं, सॉल्व भी करना है उसका सब कुछ, मतलब जो भी अंदर का भी जो कंटेंट है वो भी सब डालना है, तो ही आपको फुल फ्लेज 8 मार्क्स मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक सो आई हैव टॉट यू ऑल 3। ओके, हमारा परफेक्टली हो गया था, देन परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली हो गया था। अभी इस आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, अभी रिलेटिवली इलास्टिक क्या है? व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्यों? क्योंकि परसेंटेज से चेंज हो रहा है। ओके, तो व्हेन अ परसेंटेज किस चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज, क्योंकि मोर देन हुआ है। ओके, मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रपोर्शनेट चेंज हुआ है ज़्यादा, मतलब प्रपोर्शनेट मतलब इक्वल, तो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं हुआ, प्रपोर्शनेट से ज़्यादा हुआ, इसलिए बोला है मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज। किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी। याद रखना फॉल है यहाँ पे। ओके, इसके बाद वाले में भी फॉल है, जो दिया है वही अपना अगर ऐड करोगे तो फिर आपको पूरा, क्योंकि इट इज़ ऑन कंसेप्ट, तो अगर आप 50% से बढ़ाओगे तो आपको डिमांड कम करना पड़ेगा, तो आपका डायग्राम में चेंजेस आएगा, जो कि हमको यहाँ पे वैसा नहीं चाहिए। हमको डिमांड बढ़ाना है तो इसलिए हमको फॉल का ही लेना है, क्योंकि हमको तो डिमांड बढ़ा के देना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है? इलास्टिक लिया है, तो डिमांड को बढ़ाना है तो प्राइस को गिराना पड़ेगा। याद रखना, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब आपका डिमांड बढ़ा है, अगर आपका डिमांड बढ़ा है तो आपका प्राइस कम होगा। दिस इज़ वेरी माइन्यूट थिंग, बट इन द एग्जाम स्टूडेंट आई हैव चेक द पेपर, स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज इन स्मॉल थिंग्स। ओके, सो 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी। सो इसको आप कैसे लिखोगे? जो आपने बोला वही, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 100 से हुआ। चेंज इन प्राइस नीचे ही लेना है, कितने से हुआ? 50 से हुआ। ओके, 51 जा 52 से ईडी इज इक्वल टू 2, ईडी इज मोर देन 1। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यू कैन सी दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर डिमांड। ओके, यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस है। ओके, 50% से क्या हो गया? कम हो गया, तो ऐसा सोचो 100 होगा तो 50% से कम यानी 50 हो गया होगा। आपका डिमांड कितना था? 50 था, बढ़ गया। ओके, तो कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका कर्व है वो ऐसे जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। ओके, सो व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी, ओपी मतलब ये आपका ओरिजिनल है, ये जो है ओरिजिनल है। ओके, फ्रॉम ओपी टू OP1 ये चेंज हो गया, मतलब कम हो गया। डिमांड राइजेज फ्रॉम OQ टू OQ, ये आपका ओरिजिनल है, अब बढ़ के इधर OQ1 हो गया है। 100% देयरफॉर डिमांड कर्व हैज़ अ फ्लैटर स्लोप। ओके, आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड थोड़ा सा ही हुआ, प्राइस की वजह से जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ। when a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic. For example 50% से यहाँ पे भी आपका प्राइस बढ़ा, लेकिन वहाँ 100% से बढ़ा था डिमांड, यहाँ पे सिर्फ 25% से हुआ, मतलब बहुत कम। फिर आपको सिम्बॉलिकली लिखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितने से हुआ? यहाँ पे ऑलरेडी चेंज नंबर्स हमको दिए तो हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे नहीं दिया रहता ना वहाँ पे करना रहता है। तो 25 एंड 50, इफ़ यू आर सॉल्विंग 50 का हाफ तो 0.5, ऐसे भी समझो 50 का हाफ कितना, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करते हो
तो ओके विल डू से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है 50 है। ओके वेट अ मिनट, अभी देखो यहाँ पे हाउ मच इज देयर, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है। तो हम आपने डिवीजन किया होगा, वी कैन नॉट सॉल्व, विल बी टेकिंग ज़ीरो यहाँ पे, देन विल बी टेकिंग पॉइंट यहाँ पे 250। ओके देन उसके बाद यू कैन सॉल्व नाउ 50 1 जा 50 50 250 कितने के टेबल में आता है 5 जा। ओके सो आपको आएगा 250 एंड देन यू कैन सॉल्व। ओके सो अब अगर आप सॉल्व करते हो इट इज़ लेस देन 1 0.5, सो इट इज़ 0.5, इट इज़ लेस देन 1। यू कैन सी द ग्राफ, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है ओपी। ओके यहाँ से प्राइस यहाँ पे भी कम हो तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा, तो इसलिए आपका ऐसे ही स्टीपर रहेगा कर्व। ओके तो आप in the figure price, when price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OP that is 25, therefore demand curve is a steeper curve. I hope you all have understood. easy भी है, समझना है खाली थोड़ा, बाकी इतना कुछ टेंशन नहीं लेना, only understanding part should be clear. Okay, I will be learning about methods. Okay, methods measuring. अभी मेथड में देयर आर 3 मेथड्स, एक तो अपना इधर दिया है रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा अपना एक्सपेंडिचर मेथड एंड तीसरा अपना व्हाट से ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ओके यहाँ पे आप रेशियो लोगे, मतलब क्या करोगे आप रेशियो लोगे, मतलब आप डिवाइड, रेशियो मीन्स डिवाइडिंग। ओके फिर यहाँ पे आपको खर्चा लेना है, आपको खर्चा कैसे होता है, आपका एक्सपेंडिचर कैसे होता है, आपका जो भी डिमांड है अगर आप उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आपने डिमांड की और आप खरीद लिए तो आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो इसका व्हाट से इसका फॉर्मूला है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, इट्स एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके रेशियो में व्हाट विल बी डूइंग डियर स्टूडेंट्स, रेशियो में आप डिवाइड करोगे। ओके इट्स डिवीजन, ऊपर कुछ लिखोगे, नीचे प्राइस, ऊपर डिमांड, इस तरीके से। ओके उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर कैसे होता है इसका फॉर्मूला है, बट रटना नहीं है, फॉर्मूला को रटोगे तो भूल जाओगे। एक्सपेंडिचर आपका कब होता है, जब आपने कोई भी चीज़ डिमांड की और जब आप उसके लिए पैसे भर देते हो तो आपका एक्सपेंडिचर। तो इससे हम लोग इससे कैलकुलेट करने वाले, इसमें हम लोग डिवाइड करने वाले। डिवाइड क्या होता है, प्राइस और डिमांड ही होता है और तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी देखो डिमांड और प्राइस को ही मल्टीप्लाई किया एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। एंड तीसरा जो मेथड है ना आपका पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, उसमें क्या बोला है कि आपके डिमांड कर्व के एक एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ईओडी मेजर करेंगे। क्या करेंगे, ईओडी मेजर करेंगे। ओके ये है क्या, हमने टाइप्स ऑफ ईओडी पढ़ा था। ओके जो टाइप्स ऑफ ईओडी पढ़ा था ना, अब ये क्या है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग। हम क्या मेथड से मेजर करें, हम लोग ईओडी मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं, ईओडी। देखो यहाँ पे दिया मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके सो यू विल बी मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड इज रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। यहाँ पे याद रखने के पहले तो ये मेथड किसने डेवलप किया। ओके हर मेथड को, हर उसमें एक पॉइंट तो आपका बन गया, हर मेथड को अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया। दूसरा आप इसमें क्या कर रहे हो, डिवाइड करोगे। फर्स्ट किसने डेवलप किया, दूसरा क्या करोगे इसमें डिवाइड। तो फर्स्ट हु एंड दूसरा व्हाट विल बी डूइंग, यू विल बी डिवाइडिंग। ओके एंड देन व्हाट इज थर्ड, इस मेथड को अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं, दैट यू हैव टू राइट। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। ओके परसेंटेज मेथड को तो 3 पॉइंट। उसके बाद जो भी आपने बोला ना, मतलब क्या डिवाइड करें उसको आपको लिखना है, उसको सिंबल में लिखना है, उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है। और ये टेबल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके तो इतना ही ऑलमोस्ट, मतलब पहले आपको क्या करना है, किसने डेवलप किया, अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया। ओके देन कैसे आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है। हम डिवाइड ही यही करते, परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ओके एंड देन व्हाट ईडी इज इक्वल टू, आपको जो आपने लिखा ना उसी को आपको वर्ड में लिखना है, फिर उसी को आपको सिंबल में लिखना है। फिर यहाँ पे होने के बाद आपको उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके फिर उसके बाद उसका टेबल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा है लेकिन अब करना पड़ेगा, एग्जाम में ये भी पूछते हैं, सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। यू आर मेजरिंग ईओडी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके नाउ रेशियो और परसेंटेज मेथड। रेशियो मेथड इज डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम लोग ईओडी को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, वी आर मेजरिंग व्हाट, ईओडी। हाउ विल बी मेजरिंग, डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज
इन डिमांड बाय ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये मेथड किसने डेवलप किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। इसमें हम लोग क्या मेजर करेंगे? ईओडी कैसे डिवाइड करेंगे? किसको डिवाइड करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर होगा? ये आई हैव टोल्ड यू ऑल, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इसको आप जो आपने बोला ना वही लिखना है। फिर जब आप इसको मैथमेटिकल में यूज़ करोगे तो याद रखना है चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन प्राइस अपॉन, ये आपको याद रखना है। ये याद रहेगा तो ये अपने आप याद रखना है। क्या करना है? ये एज इट इज़ रहेगा और ये वाले को आप रेसिप्रोकेट करोगे। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाता है इट रेसिप्रोकेट्स। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ origin change in demand to change in demand to original demand, change in price to original, so it is equal to change in demand। और कैसे मिलेगा वो हम नीचे देखेंगे। ओरिजिनल और इसको रेसिप्रोकेट करना है। उसके बाद ये हमारा टेबल है। यू हैव टू रिमेंबर प्राइस और डिमांड। जब प्राइस 20 था तो डिमांड 10 था, जो प्राइस 25 था तो डिमांड कितना? 9। ये फॉर्मूला जो यहाँ से आया है। ओके, अभी हमको क्या करना है? वी विल नॉट बी टेकिंग, ये दो नहीं लेना है। ये दो लिया तो आपका रॉन्ग हो गया। अगर ये दो उठा के डायरेक्ट इसमें आपने डाल दिया देन योर आंसर इज रॉन्ग। इसके जो ये है ना, ये पार्ट में, ये ऊपर के जो दोनों पार्ट है ना, इसमें इसका डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यू ऑल कैन सी, ये देखो ये चेंज इन प्राइस। और इसका डिफरेंस लोगे तो 1 आएगा। याद रखना। ओके, ओरिजिनल प्राइस 20, न्यू प्राइस 25, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल डिमांड ये, चेंज इन डिमांड तो 1। अब इसको आपको फॉर्मूला जो है ना आपका ये, इसमें सब्सटीट्यूट करना। ओके, सो चेंज इन डिमांड 1 है, ओरिजिनल 10 है, रेसिप्रोकेट होने के कारण ऐसे हो गया। ये तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये 20 है, ये 5 है। ओके, एंड देन अब आप इसको सॉल्व करते हो तो हाउ विल बी सॉल्विंग लाइक 5 व्हाट विल से 10 1 जा, ओके 10 2 जा, ये 2 कट गया। अब बचा क्या आपका? बचा आपका 5 और 5 बाहर जाएगा। वेट अ मिनट, आपका बचा व्हाट विल से 5 एंड देन 2। ओके, अब बड़े नंबर से तो छोटा नंबर हो नहीं सकता, तो विल बी टेकिंग 0, देन यह भी विल बी टेकिंग 0। इसको नीचे लाए, पॉइंट डालोगे तो आप 0 ले सकते हो। 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.4 विच इज़ लेस देन 1। सो इट मीन्स इलास्टिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक। ओके, क्योंकि लेस देन 1 है तो इसीलिए रिलेटिवली क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा, 1 से कम है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देन द सेकेंड इज टोटल एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी इसको भी देखना, याद रखना। इसमें इसको भी किसने किया? फर्स्ट पॉइंट अल्फ्रेड मार्शल। ओके, इसमें क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें क्या किया था? डिवाइड किया था। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, so this method was developed by Professor Alfred Marshall. In this method, total amount of expenditure before and after the price is compared. Okay, what you'll be comparing? Expenditure. Okay, how before and after the price is changed, मतलब प्राइस चेंज होने से पहले कितना एक्सपेंडिचर था और प्राइस चेंज होने के बाद कितना एक्सपेंडिचर, उसको मेजर करके हम क्या निकालेंगे? मेथड से मेजर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब जब भी आप ये करोगे ना, फर्स्ट आई विल शो द टेबल देन यू विल फाइंड इट इजी। ये रहा। ओके, यहाँ पे देखो दिया है प्राइस, यहाँ पे दिया है डिमांड, यहाँ पे दिया है टोटल आउटले मतलब खर्चा, और यहाँ पे दिया है आपका ईओडी जो कि आप मेजर कर रहे हो। अब ये कमोडिटी है ए, बी और सी। ओके, अब जब 10 रुपये था कमोडिटी ए, मतलब जब एप्पल 10 रुपये का था तो कितना डिमांड किया? 6। ओके, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? 60। ओके, उसके बाद जब अब हम लोग कंपेयर करें चेंज इन प्राइस, अब 10 से कितना हो गया आपका प्राइस? 20 रुपये हो गया। 10 से वो एप्पल का प्राइस 20 रुपये हो गया, तो आपका डिमांड 6 से 5 कम होता है। येस और नो? वी नो दैट। तो यहाँ पे कितना होगा? 20 × 5 हो जाएगा 100, तो आपका ईडी आ गया मोर देन 1। तो ये क्या रहेगा? आपको अभी पढ़ा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि आपका जो खर्चा है ओके वो मोर देन 1 है। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ज़्यादा चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट विल बी डूइंग? ईडी इज मोर देन 1। अभी कमोडिटी भी से फॉर एग्जाम्पल विल टेकिंग ऑरेंज। ओके, 30 था तो 4 क्वांटिटी डिमांड की, 40 था तो 3। यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपका डिमांड एंड प्राइस इज इक्वल, मतलब आपका खर्चा इज इक्वल टू योर डिमांड। आप एक्सपेंडिचर करो लेकिन आपके डिमांड के हिसाब से, तो यहाँ पे
EOD विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिलेट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, तीसरे में लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ चीकू। ओके, 50 था तो 2 डिमांड की, 2 क्वांटिटी, 60 हो गया तो 1 क्वांटिटी डिमांड की। ओके, तो यहाँ पे 2 की तो 100 एंड 1 की तो 60, फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो ये क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो यू कैन सी 3 कंडीशंस अक्रू। कैसे मिला आपको, प्राइस से आपने क्या किया, डिमांड को मल्टीप्लाई किया तो आपको आपका एक्सपेंडिचर मिला। जब आपका एक्सपेंडिचर जो है, जब आपका what else say expenditure is more than what if your demand is more than your expenditure, then ED is equal to 1. If your demand is equal to your expenditure, it is ED is equal to 1. If your demand is less than your expenditure, what will be, ED is less than 1. Okay, I hope you all have understood. Let us see relatively elastic demand when the change, when with a given change in price of a commodity, total outlay आपका increase होता है। आपका टोटल आउटले अगर इंक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब आपका टोटल खर्चा बढ़ेगा तो आपका इलास्टिसिटी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेज, जब आपका प्राइस कम होता है या बढ़ता है, टोटल आउटले डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपका जो चेंज ही नहीं होता, तो ईडी भी क्या रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब व्हेन अ गिवन चेंज इन प्राइस और कमोडिटी, टोटल आउटले डिक्रीजेज, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपका इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 है तो इट्स एक्सपेंडिचर इज लेस देन व्हाट विल से, आपका एक्सपेंडिचर इज लेस देन डिमांड, देन ईडी इज लेस देन 1। अगर एक्सपेंडिचर इज इक्वल देन इज इक्वल, इफ लेस देन मोर देन 1 इक्वल टू 1 मतलब इक्वल है, and less than 1 is less than 1. Okay, I hope till here you all have understood. This you all can read and understand. Okay, it's nothing to explain much in detail. In the next lecture I'll be teaching you all with an point method और geometric method. इसके साथ एक बार इसको फिर से रिवाइज करा दूंगी so that if you all can go with the flow. Okay, I hope you all have understood today's lecture. If you have any doubt you all can ask me. Thank you for today's lecture.